गई है। अच्छा बेटा, हमने बात की थी लास्ट लेसन में आइंस के बारे में, ठीक है, कि आइंस क्या हैं, कैसे बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, कीटाइन किसे कहते हैं, एनाइन किसे कहते हैं। ये तो हमारा था लास्ट लेसन। आज हम बात करेंगे मोलिकुलर और मोलेकुलर, जैसे आप मर्जी इसको प्रोनाउंस कर ले तो उसको हम आइन कहेंगे। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करेंगे। लेकिन इसके चार्ज को हम कैसे डिस्कस करते हैं? व्हेन एन एटम लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट्स फॉर्म एन आइन। ये तो हमें क्लियर है कि जब एटम लूज या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इसको हम फिर आइन का नाम देंगे। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको या हाईलाइट कर लें आप। इसी तरह से अ मॉलिक्यूल में आल्सो लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर और मोलेकुलर आयन। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल क्या करता है, लूज करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन को, तो फिर उसको हम कहते हैं मोलेकुलर आयन या मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है CH4 प्लस, CO प्लस, N2 प्लस। इसका मतलब है कि अगर आप ये CH4 देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इसका एक ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको ये ज़रा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल दैट इज अ कार्बन एटम। चार इसके साथ क्या लगे हुए हैं बेटा? हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक कार्बन को कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। अभी तो ये न्यूट्रल हालत में है, लेकिन अगर क्या हो कि इनमें से कोई भी एटम या ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फिर इस कार्बन के ऊपर नहीं बल्कि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। रीजन क्या है कि फिर ये सब का चार्ज होगा, एक एटम का नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसका क्या कहेंगे? CH4 पॉजिटिव। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसे तरह ही है, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पूरे के ऊपर चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन की भी यही एग्जांपल है। केटोनिक मॉलिक्यूल्स molecular ions are more abundant than ionic one। क्या कह रहा है कि ये जो प्लस वाले हैं ये आपके पास मोर होंगे, कंपेयर अगर आप करते हैं उसको माइनस वालों के साथ। These ions can be generated by passing high energy electron beam or alpha particles। जी, anybody knows what are alpha particles? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है? He can raise his hand, otherwise type no without wasting a single minute। If you know, type yes. If you don't know, type no। जल्दी से अल्फा पार्टिकल के बारे में कोई आइडिया? ओके नेक्स्ट। किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, आपको आता है या नहीं आता, ठीक है, लिख दें बस। आपको कौन सा चैट नजर आती है मेरी? अरे अब एक रह गए हैं जी हमारे पास हैं अली वारिस साहब। जी बेटा, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, जल्दी से। और एक्स रेज थ्रू अ गैस। अच्छा, वो कह रहा है कि ये क्या होते हैं जब ये जी 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 अली, दोबारा अली वारिस जी बेटा बोलिए। हाइड्रोजन को कहते हैं, हाइड्रोजन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम। हीलियम को कहते सॉरी, हैं। हीलियम सर। क्यों हीलियम कहते को हैं? क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? अल्फा पार्टिकल हीलियम को क्यों कहते हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट नॉकआउट करता है ना। क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को? शेल से नॉकआउट करता है। नॉकआउट करता है कैसे जी? माज माज जी बेटा आप बोले। जी बेटा जल्दी से बताइएगा। माज, यू रेज योर हैंड फर्स्ट। हाँ जी। सर मॉलिक्यूलर पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा फिर? अल्फा पार्टिकल या क्या होते एक्स क्या अल्फा पार्टिकल्स? सर वो गैसेस जी जी उसकी सोच जो ले। रेज होते हैं हाँ वो हम हाँ एक्सरे में यूज करते हैं। ठीक है, उसकी रेज को एक्स रेज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप पहले ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें कि व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस वक्त जो आपके साथ या आपसे जो पूछा जा रहा है बेटा, वो पूछा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं।
ठीक है, आप उनके बारे में बता रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं या कैसे होते हैं वो एक अलग चीज़ है। मुझे सिर्फ आपने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताना है। जी, कोई आइडिया? चलें जी, बात करते हैं दोबारा, गौर से सुनिएगा। मैं भी आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं। ये जैसे हमें बताया यहाँ पे, शायद अली वारिस ने बताया था, अली वारिस प्लीज म्यूट योर माइक माय डियर। अच्छा ये देखिए जी, जैसे उन्होंने कहा कि जी ये जी बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा ये मैं अली वारिस बेटा अपना माइक म्यूट रखें, अदरवाइज मैं उसको बंद कर दूंगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल हीलियम एटम है, जैसे अली वारिस ने कहा था। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और 2 ही इसमें प्रोटॉन होंगे, यानी कि आप कह रहे हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, और इसके ऊपर चार्ज जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। माय गॉड, अली वारिस प्लीज म्यूट योर माइक माय डियर। अली वारिस म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखें जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर एक्चुअली जी जी, इंटरनेट कनेक्शन। आप बेटा टाइप कर ले, नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप टाइप कर ले, ओके, डोंट वरी। अच्छा अल्फा पार्टिकल्स क्या है, दोबारा गौर से सुनिएगा। हीलियम एटम होता है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि उस एटम को बाद में क्या करते हैं कि इसमें से हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पीछे आपके पास क्या चीज रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ हीलियम एटम का न्यूक्लियस रह जाता है, ये चीज, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी वापस अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। अच्छा हमने बात की कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जब वो गुजरते हैं और एक्स रेज थ्रू अ गैस, द ब्रेकडाउन ऑफ molecular ion obtained from the natural product can given important information about their structure। तो जब इनको हम गुजारते हैं तो हमें उसके बारे में, एक स्ट्रक्चर के बारे में वो बताता है कि कौन सा एटम कौन सा मॉलिक्यूल के साथ कहाँ पे लगा हुआ है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और उसमें से क्या लेके चला जाएगा? साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। दोबारा सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूँ इसको, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या कहते हैं? दीज आयंस कैन बी जनरेटेड। इनको कैसे बना सकते हैं आप? बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गुजरे बीम, और या हो आपके पास क्या हो? बीम कहते हैं वो लाइट को, रेज को कहते हैं, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स हों या आपके पास एक्स रेज हों, तो वो क्या करेंगी? जब गुजरेंगी उस गैस में से, फॉर एग्जांपल ये मीथेन गैस है, CH4 मीथेन का फार्मूला है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। जब इस गैस में से ये गुजरेंगी, ये रेज, ये बीम्स, तो ये अपने साथ यहाँ से क्या चीज ले जाएंगी? इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएंगी। The breakdown of molecular ion obtained from the natural product can given importance information about their structure। तो यहाँ से हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन मिलती है जी। अगला बड़ा अहम टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल से, और कोशिश करेंगे कि इसको आज के ही पीरियड में ख़त्म किया जा सके। रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे पहले कि मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताऊं, हम एक कहानी शुरू करते हैं। बेटा दुनिया में सबसे पहले अगर आप कहें कि किसी बंदे ने किसी की लंबाई यानी कि मेजर की हो कि ये कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, या कितनी इसकी लेंथ है, तो आपके ख्याल में उसने क्या चीज़ इस्तेमाल की होगी? क्या उसके पास कोई यूनिट था उस वक्त?
कोई चीज़ हो सकती है उसके पास कि जिससे उसने शुरू किया कि हाँ जी ये मैं इसकी लेंथ मालूम करता हूँ तो कितनी है? नो आइडिया। मे बी उसने कोई स्टिक इस्तेमाल की हो या कोई धागा या कोई डोरी, कोई भी चीज़। अच्छा, इसी तरह जिसने सबसे पहले वेट इस्तेमाल किया कि मैं इसका वज़न करूँ कि ये कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, कितने मिलीग्राम का है या कितने माइक्रोग्राम का है। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने किसी के कहा हो कि यार ये कितना भारी है, तो मैं इसको कैसे मेज़र करूँगा? मैं इसका वेट कैसे करूँगा? ये भी आपके ज़हन में क्वेश्चन होना चाहिए। माइट बी ही यूज़ सम स्टोन्स, कुछ पत्थर लिए, कुछ इस तरह से किया। ख़ैर, इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो बंदा जिसने सबसे पहले वाटर को मेज़र किया हो कि ये कितने लीटर है, लिक्विड को, कि ये कितने एमएल है या कितने डेसी मिलीलीटर है, जो भी ख़ैर एक क्वांटिटीज़ के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स लिए। यानी कि उसने कहा ये पत्थर है, ठीक है? इसको मैं अज़्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये 1 केजी है। फर्स्ट टाइम था ना, पता ही नहीं था उसको। उसने कहा इसको मैं ज़हन में लाता हूँ कि ये 1 केजी है बस। उसने उसको 1 केजी बना दिया। अब जिसने भी उसके मुताबिक उसके बराबर मिलता-जुलता वज़न कर लिया, उसने कहा अगर ये 1 केजी है तो ये भी 1 केजी है। ठीक है? ये 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, दोनों बराबर। इस तरह से फिर स्टैंडर्ड से आगे उसके सैंपल बने और आगे जाते गए। इसी तरह से जिसने हाइट को मेजर किया होगा उसने कहा ये जो एक स्टिक है ना, इसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये स्टिक मेरे पास है यहाँ पे, तो ये 1 मीटर है जी बस। अब दूसरे ने क्या किया, अच्छा ये 1 मीटर है, उसने अपनी स्टिक ली और ऑलमोस्ट उसके बराबर करके काट के उसने कहा ये भी 1 मीटर है। तो इस तरह से आगे चल पड़े। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास पे। पहली बात आपको ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि एटम जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा, बिल्कुल माइनर सा पार्टिकल है, ज़र्रा है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ इसको, तो ये बहुत छोटा है। दूसरी बात कि अब ये इतना छोटा है कि जिसको हम देख नहीं सकते विद आवर नेकेड आई। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि मैं इसको पकड़ के, इसको बैलेंस पे रख के इसका वज़न कर सकता हूँगा? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा फिर क्या किया जाए जी? अब मैटर है, मादा है तो उसका वज़न तो होगा ना, क्योंकि जगह भी घेर रहा है और वज़न भी रख रहा है, क्योंकि हमने कहा कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, तो वो एटम से मिलके बने हुए हैं। तो जब एटम की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब है मैटर का वजन और वो जगह भी घेरेगा। अब उसके ऊपर आते वक्त उन्होंने क्या किया कि हमारा जो किलोग्राम का सिस्टम था ना, जो केजी और ये जो ग्राम्स हैं और इवन के मिलीग्राम्स हैं और माइक्रोग्राम्स हैं और इवन नैनोग्राम्स हैं, जितने मर्जी आप नीचे लेते जाएं, और म्यूग्राम्स हैं, उनसे कई हजार गुना कम का एटम था। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम एटम का वेट कैसे मेजर करें? ये क्वेश्चन आ गया। उसके लिए साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट आपको पता है फिर उनको अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा दी होती हैं एबिलिटी सोचने की और उसके ऊपर काम करने की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम इस एटम को किसी के साथ इक्वल मेजर करें, हम क्या करते हैं कि हम इसी में से एक एटम ले लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे उस बंदे ने जिसने इस स्टोन को कहा कि मे बी दैट इज इक्वल टू 1 केजी, उसने कहा ये 1 केजी के बराबर है। उसको नहीं पता था कि ये केजी क्या है, ये इसका वेट 1 केजी है। ही हैज नो आइडिया। इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन एटम ले लिया। बेटा कौन सा एटम लिया? कार्बन। और उसको अज्यूम कर लिया कि कार्बन इज इक्वल टू 12, कि कार्बन का वेट किसके इज इक्वल है? 12 के। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन है? रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी आप। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये बिल्कुल इंटरनेट बहुत स्लो है सर। तो बेटा ये फिर आप लेसन सुनिएगा ना, ये फिर नेट का प्रॉब्लम है ना, मेरा तो नहीं है। माज क्लियर है आपको? बेटा बताएं जरा भाई को। इजी। यस सर। आने वाले आप ना दोबारा सर यूट्यूब सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अभी आप साथ रहिए हमारे बस। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि हमने कहा कि हमने कार्बन को क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया। हमने कहा कार्बन क्या है? हमारा एक स्टैंडर्ड है और इसको हमने किसके इक्वल कर लिया? 12 के। डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, कहानी आपको उम्मीद है पसंद आई होगी।
रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। किसका है जी? किसी एटम का मास हो सकता है या एन एलिमेंट, और एलिमेंट का भी हो सकता है, एक ही बात होगी ना। एज कंपेयर्ड, बड़ा अहम पॉइंट है बेटा, इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा और हाईलाइट भी। एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, और जिसको हमने कितना लिया हुआ है, टेकन 12, और हमने इसको किसके इक्वल ले लिया हुआ है, 12 के। अब आपने जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का वेट करना है, आपने क्या करना है, एक तरफ कार्बन रख देनी है, दूसरी तरफ वो वाला एटम रख देना है, और फिर उनको कंपेयर करना है। जो ऊपर जाए या नीचे जाए या जो भी उसमें वेरिएशन आएगी, आप कहेंगे कि फिर इसका मास ये है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम इसकी, जैसे कि अ यूनिट एक्सप्रेस्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड AMU। इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्यों जी? हम एटम का ही मास ले रहे हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं AMU। हम किलोग्राम नहीं कर रहे, हम मिलीग्राम नहीं कर रहे हम माइक्रोग्राम नहीं कर रहे। एंड इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ऑन कार्बन 12 स्केल। तो हमने इसके लिए स्केल भी कौन सा लिया है, कार्बन का ही लिया। हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक कार्बन है, ठीक है, और इसके हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं, 12 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। अब स्केल के ऊपर जहां पे जोन सा एलिमेंट आएगा, हम कहेंगे कि इसका वेट ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने है, तो ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, जबकि कार्बन का तो 12 ही है, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि हमने इसको 12 लिया हुआ है, तो कार्बन को तो हमने 12 दे दिया। जैसे मैंने शुरू से बताया था, कार्बन इज इक्वल टू 12, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। इससे बाकी तमाम सैंपल होंगे, इससे हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1H1, यानी कि ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी 1 है, इज इक्वल टू 1.008 AMU। ये आपको हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा है। बेटा हम रिलेटिव क्यों लिख रहे हैं, कि हम इसको कंपेयर करके ले रहे हैं, ठीक है। रिलेटिवली ये आ रहा है, क्लियर मैथ नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं हम इसको कंपेयर करेंगे कार्बन के साथ। जैसे आपके पास डिजिटल स्केल्स होते हैं, आप चिकन लेने जाते हैं या आप कोई और सामान दालें वगैरह लेने जाते हैं, तो अब आपके पास वो दूसरी तरफ वो बाड़ वगैरह नहीं रखता, वो पत्थर नहीं रखता किलो के या कुछ और, वो सिर्फ आपका सामान उसके ऊपर रखता है, उस स्केल के ऊपर, और उसमें डिजिट्स में लिखा आ जाता है ये इतने केजी है, ये जी इतने ग्राम्स है या हाफ केजी है। रीजन क्या है कि उसके अंदर ऑलरेडी केजी का जो है वो सेट कर दिया गया होता है। इसी तरह से कार्बन का 12 जो स्टैंडर्ड है वो उस बैलेंस में सेट कर दिया जाता है। जब आप इनका वेट रखते हैं तो आपको वो उसका वेट बता देता है। हालांकि इस तरह से नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। द मास ऑफ द एटम्स आर extremely small. We don't have any balance to weigh such an extremely small masses. That is why we use the relative atomic mass unit. बात समझ में आई कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी उसके मुताबिक यहाँ पे वो कंक्लूड कर रहा है कि जितने भी हमारे पास मैस के यूनिट हैं वो इतने बड़े हैं कि एटम का छोटा साइज होने की वजह से हम किसी को भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हमने उसका हल क्या निकाला, फिर हमने क्या किया कि हम इसको रिलेटिवली कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, और फिर इसका मास हम मेजर करते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 15.9994 है AMU, नियोन का 20 है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है क्लोरीन है, कॉपर है और यूरेनियम है। तो इन सब के मैसेज आपके सामने लिखे हुए हैं जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो।